गुड मॉर्निंग। स्नेहा गुप्ता, वंदना भारती, विनय मौर्य, आयुषी सिंह, शालिनी, साक्षी, राम स्वरूप, हरिओम, सुशांतिका, गौरव पटेल, आशीष गुप्ता, शिवानी वर्मा, आकांक्षा सिंह, श्रेया साहू, सबको गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अमरेंद्र सागल, मनीषा अग्रहरी। चलिए भाई, जल्दी जल्दी चलते जाइए। गुड़िया, क्यों ना देर तक सोते हैं आप लोग? कि उठने में इतना समय लगता है? हमें लगता है तुम लोग अब जो है बुजुर्ग हो रहे हैं। तुम लोगों से जवान तो हम ही हैं, जो 4:30 बजे से उठ के नहाना धोना टहलना सारा काम करके देखो बढ़िया तैयार होकर बैठे। तुम लोग की तरह से मलिच्छों की तरह थोड़े बिस्तर पर बैठ के पढ़ रहे हैं। शिव शंकर, गुड मॉर्निंग। पूजा, अरे वीडियो अब आएगी। अब देखो वीडियो नहीं आ रही तो कमेंट कहां से आ रहा है? देखो अब आएगी सर, क्योंकि सर कौन सी यूनिट पढ़ाएंगे? वंदना, अभी उसी में एक हेडिंग और है। क्वेश्चन आता है लेवलिंग सॉल्वेंट और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट क्या है। तो इसी में एक और है, मतलब लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड आपका खत्म है, लेकिन इसी में एक क्वेश्चन है लेवलिंग सॉल्वेंट और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट क्या है। तो हेडिंग डाल लीजिए, उसी पे लिखाना है इसी चैप्टर में। लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, हेडिंग डाल लीजिए लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। अगर आप 4-5 साल का 6 साल का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आया है लेवलिंग और डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट क्या है। अब ये एसिड बेस से रिलेटेड है, इसलिए कभी कभी एसिड बेस से भी क्वेश्चन ये उसमें रहता है, और या आपका सॉल्वेंट पढ़ा रहे हैं तो इसमें है, तो इसी में पढ़ा दे रहे हैं, अब इसको वहां नहीं पढ़ाएंगे। तो लेवलिंग सॉल्वेंट क्या है, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट क्या है। अगर हम हाइड्रोजन एसिड HCl, HBr और HI, हाइड्रोजन एसिड HCl, HBr और HI को अलग अलग सॉल्वेंट में डिजॉल्व करें, अलग अलग सॉल्वेंट में, यानी क्या करें, HCl, HBr और HI, इसको अलग अलग सॉल्वेंट में डिजॉल्व करें। किसमें किसमें? H2O में डिजॉल्व करें और एसिटिक एसिड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करें। तो ये सभी H2O में वियोजित होते हैं और वियोजित होकर के H+ आयन देते हैं। या अगर हम केवल Cl को लेके बात करें तो इससे क्या क्या मिलेगा, देखिए, एक तो H3O+ बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? HCl ने अपना H+ H2O को दे दिया, हाइड्रोनियम आयन बन गया, और क्या बन जाएगा, Cl-। अगर हम HCl की बात करें तो ये इस तरह वियोजित होगा। अगर हम HBr की बात करें तो ये इस तरह वियोजित होगा। अगर हम HI की बात करें तो ये इस तरह वियोजित होगा।
और इसी को अगर हम इसमें बात करें तो वियोजित होके क्या देगा, ये देगा CH3 COO H2 प्लस और प्लस Cl माइनस। दूसरा वाला ऐसे देगा CH3 COO H2 प्लस और Br माइनस। और तीसरा वाला ऐसे देगा CH3 COO H2 प्लस और I माइनस। सही है। अगर हम ये जो सॉल्यूट है इनको मान लिया हमने सॉल्यूट है, और ये भी क्या है, सॉल्वेंट है, और ये भी क्या है, सॉल्वेंट है। अगर हम HCl HBr और HI को दो डिफरेंट सॉल्वेंट में डिजॉल्व करें, वाटर सॉल्वेंट में डिजॉल्व करें और एसिटिक एसिड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करें, तो ये जो सॉल्यूट हैं HCl HBr और HI, ये दोनों में क्या देंगे, Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये तो देंगे ही, और साथ साथ H प्लस देंगे। वाटर के केस में H प्लस H2O से जुड़ के हाइड्रोनियम में बदल जाता है। एसिटिक एसिड के केस में H प्लस एसिटिक एसिड से जुड़ करके CH3 COO H2 प्लस में बदल जाता है। अब ये तो आप इतना जानते हैं। अब इसमें मेन चीज को आप समझिए, ये तीनों सॉल्वेंट इसमें वियोजित हुए, H प्लस दिए, इसमें भी H प्लस दिए। H प्लस के देने के आधार पर एसिडिक स्ट्रेंथ निकाला जाता है, आप जानते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि वो जल्दी वियोजित होकर ज्यादा H प्लस देता है। एसिटिक एसिड वीक एसिड, इस तरह से आप पढ़ें। तो इन सॉल्यूटों को सॉल्वेंट में डालने पर, इन सॉल्यूटों को दोनों सॉल्वेंट में डाले हैं अलग अलग, तो अगर दोनों में बराबर H प्लस देता है, तीनों सॉल्यूट अगर H2O में एक लेवल का डिसोसिएशन करते हैं, लगभग एक लेवल, एकदम एक लेवल नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली एक लेवल, लगभग एक लेवल का डिसोसिएशन करें, तो ऐसे सॉल्वेंट को कहा जाएगा लेवलिंग सॉल्वेंट। और जिसमें डिफरेंशिएशन और जिसमें डिसोसिएशन में ज्यादा अंतर हो, H प्लस देने की जो एबिलिटी है वो उसमें बदल जाए, तो ऐसे सॉल्वेंट को कहा जाता है डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। फिर से सुनिए, HCl HBr और HI, ये जो सॉल्यूट हैं, ये किसी एक में लगभग सेम लेवल का डिसोसिएशन करते हैं और लगभग सेम H प्लस आयन देते हैं। तो जिसमें सेम लेवल का डिसोसिएशन करेंगे ये तीनों, जिसमें एसिडिक कैरेक्टर लगभग बराबर होगा, भाई जब H प्लस बराबर देंगे लगभग, तो एसिडिक कैरेक्टर भी बराबर होगा। एसिडिक कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, H प्लस के देने के आधार पर। तो जिस सॉल्वेंट में इन तीनों का डिसोसिएशन लगभग समान हो, ऐसे सॉल्वेंट को कहते हैं लेवलिंग सॉल्वेंट। और जिस सॉल्वेंट में इन तीनों का डिसोसिएशन अलग अलग हो, ज्यादा अंतर हो, इसका मतलब इनके एसिडिक कैरेक्टर में भी ज्यादा अंतर आ जाएगा, तो ऐसे सॉल्वेंट को कहते हैं डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। अब क्या डेफिनेशन निकली, वे सॉल्वेंट जिसमें दिए हुए सॉल्यूट लगभग सेम लेवल का एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, उसे लेवलिंग सॉल्वेंट कहते हैं, लेवल। अब वे सॉल्वेंट जिसमें दिए हुए सॉल्यूट एसिडिक कैरेक्टर में ग्रेट वेरिएशन दर्शाते हैं,
उसे कहते हैं डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। वे सॉल्वेंट जिसमें दिए हुए सॉल्यूट लगभग सेम लेवल का डिसोसिएशन करते हैं, लगभग सेम एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं, ऐसे सॉल्वेंट को उन सॉल्यूटों के लिए लेवलिंग सॉल्वेंट कहेंगे। और वे सॉल्वेंट जिसमें दिए हुए सॉल्यूट डिफरेंट लेवल का डिसोसिएशन करते हैं और डिफरेंट एसिडिक कैरेक्टर दर्शाते हैं, वे सॉल्वेंट उन दिए हुए सॉल्यूटों के लिए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट कहलाएंगे। बताओ भाई, बताइए क्या समझ में नहीं आया? लेबलिंग और डिफरेंशिएटिंग का मतलब समझ में आया? काका गौरव पटेल को काका समझ में आया? लेबलिंग सॉल्वेंट जिसमें दिए हुए सॉल्यूट लगभग सेम लेवल का डिसोसिएशन करें, सेम एसिडिक कैरेक्टर दिखाएं, उसे कहेंगे लेबलिंग सॉल्वेंट। और वे सॉल्वेंट जिसमें दिए हुए सॉल्यूट डिफरेंट लेवल का डिसोसिएशन करें, डिफरेंट एसिडिक कैरेक्टर दर्शाएं, उसे कहेंगे डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। तो समझ में आ गया? तो अब आप लिखिए, थोड़ा इसको नहीं लिखना है, समझाने के लिए लिखिए। लिखिए लिखिए द सॉल्वेंट इन विच the solvent in which the solvent in which acidic strength of different acidic strength of different acid are almost same. Acidic strength of different acid are almost same. Are almost same. Called leveling solvent. Called leveling solvent. Whereas the solvent in which different acid shows different acidic strength, different acid shows different acidic strength, called differentiating solvent. Called differentiating solvent. डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, इसको इन्वर्टेड कामों में कर लीजिए। इसको इन्वर्टेड कामों में कर लीजिए। अब हेडिंग डाल लीजिए एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन जैसे आपको अभी समझाए हैं, एक बार वाटर सॉल्वेंट लेकर के और इन तीनों एसिड को लेकर व्याख्या करेंगे, और एक बार एसिटिक एसिड सॉल्वेंट को लेकर और इन तीनों एसिड HCl, HBr, HI को लेकर व्याख्या करेंगे। तो लिखिए एक्सप्लेनेशन में, लेट अस कंसीडर
let us consider the ionization of let us consider the ionization of HCl, HBr and HI. HCl, HBr and HI into two different solvent into two different solvent, comma, water and acetic acid, water and acetic acid. अब हेडिंग डाल लीजिए आयोनाइजेशन इन वाटर सॉल्वेंट, आयोनाइजेशन इन वाटर सॉल्वेंट। अब इसको आपको हम बताए ही हैं कि जब इन सभी को मतलब HCl, HBr और HI को वाटर सॉल्वेंट में डालते हैं तो इनका आयनन लगभग बराबर होता है, आयनन लगभग बराबर होता है, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर भी लगभग बराबर होता है। इसका मतलब वाटर सॉल्वेंट इन तीनों एसिड के लिए लेवलिंग सॉल्वेंट का काम करेगा। नोट करें, when these acid से मतलब HCl, HBr और HI, when these acid are dissolved in H2O, comma, they get ionized to the same extent, they get ionized to the same extent and hence appears APPEARS दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं, hence appears to almost equally strong in water solvent. फुल स्टॉप। फिर आगे H प्लस आयन lost by these acid, H plus ion lost by these acid accepted, ग्रहण कर लिया जाता है, accepted by H2O to form H3O plus ion, ये है HX, जहां पे X बराबर Cl Br I ये हो सकता है, प्लस H2O वियोजित होके देगा H3O प्लस और प्लस X माइनस X का मतलब यही है, पहले ही लिखा दिया गया, इसको नोट कर लें।
अब आगे नोट करें, तो इतना समझ में आया। एक बार सेंटेंस देख लो। मैंने दीज एसिड आर डिजॉल्व इन H2O, जब इन एसिडों को, इन एसिडों मतलब HCl HBr और HI को H2O में डालते हैं तो दे गेट आयोनाइज, वो आयनिक हो जाते हैं और लगभग समान एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर सॉल्वेंट में देते हैं। इनके द्वारा दिया गया H+ आयन वाटर ग्रहण कर लेता है। आगे लिखे 10 we find that all these acid shows same level of acidic strength, same level of acidic strength same level of acidic strength and therefore water is called leveling solvent. Water is called leveling solvent for these acid HCl, HBr and HI. Water is called leveling solvent for these acid HCl, HBr and HI. समझ में आया? समझ में आया? दीदी भैया में से किसी को कोई समस्या? अब लिखिए इसी तरह से दूसरे के लिए आयोनाइजेशन इन एसिटिक एसिड। आयोनाइजेशन इन एसिटिक एसिड सॉल्वेंट। आयोनाइजेशन इन एसिटिक एसिड सॉल्वेंट। आयोनाइजेशन इन एसिटिक एसिड सॉल्वेंट। अब इसमें क्या होगा, इन एसिडों को जब एसिटिक एसिड सॉल्वेंट में डालेंगे तो उनके आयनन में काफी अंतर होगा। इसका मतलब ये एसिड एसिटिक एसिड में अलग अलग H+ देंगे। इसका मतलब इन एसिडों का एसिटिक एसिड सॉल्वेंट में एसिडिक कैरेक्टर में बहुत अंतर होगा। इसलिए एसिटिक एसिड सॉल्वेंट इनके लिए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट कहलाएगा। देखिए, when the above acid ब्रैकेट में HX, when the above acid ब्रैकेट में HX are dissolved in acetic acid, dissolved in acetic acid solvent, acetic acid solvent, comma, they ionize to different extent. They ionize to different extent. EXTENT, extent माने मात्रा। They ionize to different extent and hence shows
and hence shows different acidic strength, in this solvent, different acidic strength in this solvent. रिएक्शन लिख लीजिए। यहां इसमें सॉल्वेंट कर लीजिएगा। हो गया। राम स्वरूप क्या लिखे हो? राम स्वरूप क्या लिखे हो? सर एचएफ भी हो सकता है, लेकिन एचएफ का एसिडिक कैरेक्टर वैसे ही कम होता है, इसलिए उसको इसमें लिया नहीं जाता। ठीक है, जिसमें ज्यादा वेरिएशन शो हो उनके लिए। यहां आपको एचएफ पे फोकस नहीं करना है, यहां आप पे सॉल्वेंट पे फोकस करना है। इसलिए बात करिए वाटर सॉल्वेंट और एसिटिक एसिड का, ये कैसे लेवलिंग कहलाया और कैसे डिफरेंशिएटिंग कहलाया, इस पे फोकस करना है। यही तीन नहीं है, और भी बहुत सारे सॉल्वेंट हैं जिनके लिए लेवलिंग और डिफरेंशिएटिंग का काम करेगा। चलिए लिखिए, 10 all these acid shows different acidic strength. All these acid shows different acidic strength in acetic acid solvent. Acetic acid solvent. Therefore acetic acid act as differentiating solvent for these acid ब्रैकेट में HX, these acid ब्रैकेट में HX। समझ में आया? कोई समस्या? किसी को कोई समस्या? कशिश श्रीवास्तव, समझ में आ गया? थैंक यू। तो इस तरह से हेरा खातून, नो सर का क्या मतलब? ऐसा लिखते हो तुम लोग कि जान ही नहीं पाएंगे। नो सर हो सकता है बाद वाले सेंटेंस के लिए लगाया गया है कि किसी को कोई समस्या नहीं है। क्यों? हाँ, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू। ये हेरा दीदी नो सर लिखे तो हम समझे कि नहीं, कुछ नहीं समझ में आया। तो इस तरह से आप लोगों के आशीर्वाद से
ये दूसरा चैप्टर इनऑर्गेनिक का खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की ओर। जो लोग आपके मित्र हित सो रहे हैं उनसे कह दो कि पढ़ना पड़ेगा, चाहे अपने पढ़ना पड़ेगा और चाहे जैसे पढ़ना पड़ेगा, इसलिए पढ़ना शुरू कर दें। जो चीजें सिलेबस की हैं वो केवल बीएससी तक नहीं होती, आगे भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि बाय द वे ऐसे ही समस्या रहा है तो सिलेबस थोड़ा छोटा कर देंगे, तो वो आगे के कंपटीशन से या जहां भी इसका यूज है वहां से छोटा नहीं होगा। टोटल कितना चैप्टर है? 8, टोटल 8। अब देखिए अगला चैप्टर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अगला चैप्टर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लेकर आपने इंटर में पढ़ा है खूब सारा। ऑक्सीडेशन की परिभाषा और रिडक्शन की परिभाषा आपने एलिमेंट के आधार पर दिया है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की परिभाषा आपने इलेक्ट्रॉन के आधार पर इलेक्ट्रोनेशन, डी इलेक्ट्रोनेशन ऐसा दिया है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन की परिभाषा आपने ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर दिया है। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप जानते हैं, यहां आपको पढ़ना है। लेकिन एक चीज है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको आना चाहिए। अगर किसी को कोई समस्या, हाँ 2 पेज छोड़ देना, सही है, 2 पेज छोड़ दो ताकि कुछ मिले तो हम लिखाएं। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को में अगर किसी को कोई समस्या है तो वो आप इंटर किससे पढ़ सकते हैं, या हमारे हर्ष क्लासेस चैनल पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो चैप्टर है उससे तमाम वीडियो पड़े हैं, प्लेलिस्ट खोल लीजिए, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है परिभाषा उसको आप देख सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो यहाँ अब सिलेबस में आपको आगे देखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या आप हेडिंग डाल लीजिए और तब आगे शुरू किया जाए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए एक फिगर बनाते हैं, ये एक फिगर बना रहे हैं। ये जिंक का रॉड है और इसमें ZnSO4 सॉल्यूशन भरा है और ये हो गया जिंक इलेक्ट्रोड। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोड क्या होता है। क्या होता है इलेक्ट्रोड? जब किसी मेटल को उसी के साल्ट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जब किसी मेटल को उसी के साल्ट के सॉल्यूशन या उसी के आयनों के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो इस तरह से जो अरेंजमेंट बनता है उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड क्या है? जब किसी मेटल को उसी के साल्ट के सॉल्यूशन
या उसी के आयनों के सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो इस तरह से जो अरेंजमेंट बनता है उसी को इलेक्ट्रोड कहते हैं, उसी को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। हेलो, हाँ नमस्ते। हाँ ठीक है, मैं देख रही पढ़ा रहे थे अभी सेकंड ईयर। ठीक, तो इस तरह से जब किसी मेटल को उसी के साल्ट के सॉल्यूशन या उसी के आयनों के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इस तरह से बना हुआ अरेंजमेंट इलेक्ट्रोड कहलाता है। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको फिर से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखना होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इस चैप्टर में है भी, इसलिए आसान आसान चैप्टर पहले निपटा रहे हैं। क्या आपने कहा है कि हाइड्रोजन से ऊपर जाने पर ई नॉट की वैल्यू निगेटिव और हाइड्रोजन से नीचे जाने पर ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव, ये आपने कहा। इसका मतलब अगर मेटल हाइड्रोजन से ऊपर का है तो उसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिव में है, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है। इसका मतलब ऊपर वाला ऑक्सीडेशन करेगा, ये आप जानते हैं, अभी समझाए भी थे। और अगर मेटल हाइड्रोजन के नीचे का है तो इसका मतलब उसमें रिडक्शन करने की प्रवृत्ति होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि दो इलेक्ट्रोड बने हों और दोनों हाइड्रोजन के ऊपर के मेटल के रॉड हों, लेकिन तब भी क्या होगा, एक ऊपर होगा एक उसके नीचे होगा। ऊपर वाले में ऑक्सीडेशन करने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी और उसके नीचे वाले में ऑक्सीडेशन करने की प्रवृत्ति कम होगी, यानी रिडक्शन करने की प्रवृत्ति होगी। तो इस तरह से ये सब हम जानते हैं। अब देखिए इधर थोड़ा इसी के आधार पे जिंक में, जिंक कहाँ है, जिंक हाइड्रोजन के ऊपर होता है, ये आपको पता होगा। तो अब ये क्या करेगा, क्या करने की प्रवृत्ति जिंक में है, जिंक में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति है, ऑक्सीडेशन करने की प्रवृत्ति है। तो ये क्या करेगा, ये Zn2+ बनेगा और दो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। ये ऐसा करेगा रिएक्शन। अब इसके द्वारा त्यागे गए जो आयंस हैं वो कहां आएंगे, आयन तो भाई सॉल्यूशन में ही रहते हैं, ये तो आपको पहले से पता है। रॉड जिंक Zn2+ आयनों में बदल गया और इसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन कहां आ गए, रॉड पे आ गए। जिंक रॉड ऑक्सीडेशन करके Zn2+ आयन बदला, दो इलेक्ट्रॉन त्यागा, आयन आ गए सॉल्यूशन में। ये सॉल्यूशन किसका है, ये सॉल्यूशन Zn-SO4 का है, यानी Zn2+ आयन SO4 माइनस आयन, ये इसका सॉल्यूशन है। तो इसमें क्या हुआ, आयन सॉल्यूशन में आ गए और इलेक्ट्रॉन रॉड पे हो गए। तो इस तरह से जो सॉल्यूशन है उस पे पॉजिटिव चार्ज पोटेंसी हो जाएगी और जो रॉड है उस पर निगेटिव की पोटेंसी हो जाएगी, यानी सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। सॉल्यूशन पर Zn2+ होने के कारण पॉजिटिव चार्ज पोटेंसी डेवलप हो जाएगी और रॉड पे निगेटिव चार्ज पोटेंसी डेवलप हो जाएगी। इस तरह से इसका जो सरफेस है, इसके सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इस जंक्शन पर, इसके सरफेस पर रॉड पे माइनस की पोटेंसी और सॉल्यूशन में प्लस की पोटेंसी। इस तरह से जो पोटेंसी डेवलप हुई प्लस माइनस की, इसके डिफरेंस को ही कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी क्या होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस स्टेबलिज्ड, potential difference established at the surface of metal rod
इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आया कि हम खाली चिल्ला रहे हैं? बोलो बड़े भाइयों, समझ में आया कि ऐसे हम खाली चिल्ला रहे हैं? इतनी देर से 2 घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। तुम लोग तो बगल में पकौड़ी खा रहे हो। सर ई नॉट कैसे निगेटिव होगा? सर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़े हैं कि हाइड्रोजन से ऊपर जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है, मतलब सीधा ये है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर उन एलिमेंटों को रखा गया है जिनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है यानी निगेटिव है, और हाइड्रोजन के नीचे उसको रखा गया है सीरीज में जिनमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है। इस तरह से अरेंजमेंट किया गया है और इसी अरेंजमेंट को ही कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हाँ सर आप भी आइए, पकौड़ी खाइए। अरे थोड़े सबसे बच्चे तो हम खाएंगे कैसे खाएंगे? पहले अपना पेट भर लो। देखो फिर से देख लीजिए, फिर से देखिए। पहली चीज इलेक्ट्रोड क्या है? जब किसी मेटल को उसी के साल्ट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इस तरह से बना हुआ अरेंजमेंट इलेक्ट्रोड कहलाता है। ये तो हो गया इलेक्ट्रोड। अब हम जिंक इलेक्ट्रोड को लेकर इसको समझा रहे हैं। इलेक्ट्रोड में जो मेटल है अगर वो हाइड्रोजन के ऊपर का है तो हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ऐसे अरेंज किया गया है, ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं वो रखे गए हैं जिनके रिडक्शन पोटेंशियल का मान निगेटिव। तो अगर निगेटिव होगा तो उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होगी यानी वो ऑक्सीडेशन करेगा, ये हम जानते हैं। अब हमको पता है कि जो जिंक है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर, जब हाइड्रोजन से ऊपर है तो जाहिर है ऑक्सीडेशन करेगा, उसमें ऑक्सीडेशन करने की प्रवृत्ति होगी। जब इस रॉड को उसी के साल्ट के सॉल्यूशन में डिप कर देंगे तो ये क्या करेगा? ये आयनित होगा। कैसे आयनाइज होगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, Zn2+ बदलेगा, Zn2+ सॉल्यूशन में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन रॉड पे जाएगा। आप जानते हैं आयन सॉल्यूशन में ही जाता है। इस तरह सॉल्यूशन में क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ना, Zn पहले से था उसी का सॉल्यूशन है, उसमें और Zn2+ आयन हो गया तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और रॉड पे माइनस चार्ज आ गया इलेक्ट्रॉन के कारण। इस तरह से मेटल रॉड के सरफेस पे एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, इस तरह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, एक तरफ प्लस की पोटेंशियल एक तरफ माइनस की पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बताओ गौरव पटेल बताइए। गौरव पटेल बताइए। बहुत ज्यादा खाना वाना की बात करोगे तभी हम बंद कर देंगे क्लास। नहीं हमको पढ़ाने दो सही से। एक तो वैसे 3 बजे से पढ़ा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और तुम लोग खाए खाए के और उसके बाद हमको भी बता रहे हो कि ये खाए हैं वो खाए हैं वो खाए हैं। खाएंगे तो हमारा भी दिमाग खाने पे ही जाएगा, ये जाने रहो। गौरव पटेल समझ में आया? यस सर। तो बस अब लिखा जाए, बहुत हो गया, जल्दी से नोट कर लीजिए। कुछ लिखिए। when a metal rod is placed in a solution of its own ion, OWN, own माने अपने, of its own ion, comma, the arrangement is called electrode. The arrangement is called electrode. जब किसी मेटल को उसी के आयनों के सॉल्यूशन में डिप करते हैं
तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। फुल स्टॉप। फिर आगे, रॉड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, रॉड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव अथवा इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनिगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। जो रॉड है वो सॉल्यूशन के सापेक्ष या तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा या तो इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यहां पे रॉड इलेक्ट्रोनिगेटिव हो रहा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कब होगा? रॉड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कब होगा? जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो कहां रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर कि हाइड्रोजन के नीचे। इस फिगर में तो रॉड जो है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव है, यानी उस पे माइनस चार्ज। हाँ, जब वो नीचे रहे तो अब दोनों फिगर नहीं बनाया गया है, उसको आप समझ लीजिए। सॉल्यूशन के सापेक्ष या तो रॉड पे प्लस चार्ज आएगा या तो रॉड पे माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, अब आगे लिखें। फुल स्टॉप। फिर आगे, thus a potential difference, thus a potential difference is established, thus a potential difference is established ESTABLISHED, potential difference is established, potential difference is established between metal rod and solution, metal rod and solution, metal rod and solution, full stop. This difference of potential, this difference of potential is known as, this difference of potential is known as electrode potential, this difference of potential is known as electrode potential, full stop. It is denoted by capital E, it is denoted by capital E. और क्या कह रहा है? अब मेटल रॉड दो काम कर सकता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ऑक्सीडेशन होगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मेटल रॉड हाइड्रोजन के नीचे है सीरीज में तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो रिडक्शन होगा उस पर, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो दो प्रकार का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल। जब रॉड पे ऑक्सीडेशन हो तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जब रॉड पे रिडक्शन हो तो रिडक्शन पोटेंशियल। नोट करें, अगले लाइन से नोट करें। When a metal loss electron in a solution, it is called oxidation potential,
it is called oxidation potential. And when it gain electron, called reduction potential, फुल स्टॉप। तो इस तरह से रिडक्शन पोटेंशियल का उल्टा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का उल्टा रिडक्शन पोटेंशियल। लिखिए फुल स्टॉप पे आगे, रिडक्शन पोटेंशियल इज रिवर्स, उल्टा, रिडक्शन पोटेंशियल इज रिवर्स्ड, REVERSED, रिवर्स्ड, रिडक्शन पोटेंशियल इज रिवर्स्ड ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इजी if reduction potential of an electrode is, if reduction potential of an electrode is 1.5 volt, 1.5 volt, then its oxidation potential will be minus 1.5 volt, minus 1.5 वोल्ट। अरे भाई यहां देख रहे हैं ना, ऑक्सीडेशन होगा तो पोटेंशियल माइनस में, रिडक्शन होगा तो पोटेंशियल प्लस में। रिडक्शन होगा तो वैल्यू होगा 1.5 वोल्ट, ऑक्सीडेशन होगा तो वैल्यू होगा माइनस 1.5 वोल्ट होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो माइनस 1.5 वोल्ट। कोई इलेक्ट्रोड है अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके पोटेंशियल को किसमें कंसीडर करेंगे? माइनस में। कोई इलेक्ट्रोड है उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी रिडक्शन हो रहा है, तो उसके पोटेंशियल को किसमें कंसीडर करेंगे? प्लस में। समझ में आया? बताओ भैया, आ गया समझ में? समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या आज के लेक्चर में? बहुत सही। 2 चैप्टर का नोट बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए, अपने पास रखिए, लेन देन न करिए। और फर्स्ट ईयर का क्लास शुरू होने वाला है 10 से, तो जो लोग आपके संपर्क में हो उनको जोड़िए और उनको बताइए, प्रमाण आपके सामने है कि ऑफलाइन से बढ़िया हम आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। 1 साल पढ़ चुके हैं हमसे, इसलिए आसानी से तुलना कर सकते हैं। अब किसी के यहाँ बहुत नेट की समस्या हो तो हम नहीं कह सकते, नहीं तो ज्यादातर लोग हमारे अब ये निकल रहे हैं कि आधा लोग तो जब शुरू हो जाएगा तब भी वो कह रहे हैं सर ऑफलाइन ही पढ़ेंगे, ऑनलाइन ही पढ़ेंगे, क्योंकि उनको कोई समस्या आ नहीं रही है। सही है? बात सही कहे कि नहीं? जी सर। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।